हिंदी कहानी पहला मकान यानी बिमला का घर। इस घर की ओर हर नौजवान की आंखें उठती हैं। घर के अंदर चार दीवारी है और उसके बाद है पटरी, फिर सड़क है जिसे रोहतक रोड के नाम से जाना जाता है। अगर दिल्ली बस सर्विस की भाषा में कहें तो इसका नाम है रूट नंबर 27। 27 नंबर की बस यहीं से गुजरती है और बिमला के घर के ठीक सामने तो नहीं, बाईं ओर कुछ हटकर बस स्टॉप है। बस स्टॉप पर बहुत चहल पहल रहती है। वहाँ खड़े होने वाले लोग और नौजवान उस सामने वाले घर को आसानी से देख सकते हैं। यह मकान बिमला का है, यानी बिमला इसमें रहती है। वैसे बाहर खंबे पर उसके बाप दीवान चंद के नाम की तख्ती लटक रही है। बिमला की तरफ सभी की आंखें हैं, खास तौर से उन नौजवानों और युवक दुकानदारों की जो वहीं आसपास रहते हैं। बिमला गर्ल्स पब्लिक कॉलेज में पढ़ने जाती है। देखने में सुंदर है और उसकी उम्र यही करीब 20 साल की है। जब वह घर के पास बस स्टॉप पर उतरती है तो उसके साथ नौजवानों की एक हुजूम भी उतरता है, पर वह किसी की परवाह नहीं करती और सीधे अपने घर चली जाती है। उसके वापस आने का वक्त करीब 2 बजे होता है। उस वक्त बस स्टॉप के पास सामने की दुकानों के नौजवान मालिक भी जमा हो जाते हैं। सब आंखें बिमला को देखती हैं, उसका पीछा करती हैं, पर वह अपने में मगन सड़क पार कर जाती है। लोगों का कहना है कि उसने कभी नज़र उठाकर किसी को नहीं देखा। एक दिन बस से उतरते हुए उसकी साड़ी चप्पल में उलझ गई थी और झटके से सब किताबें और कापियाँ बिखर गई थी। इंतजार में खड़े नौजवानों ने फौरन एक किताब उठाकर उसके हाथों में थमाती थी और उसकी नज़रों से कुछ पाने की तमन्ना की थी। खास तौर से एक नौजवान ने बड़ी सज्जनता से आगे बढ़कर पूछा था, आपके चोट तो नहीं आई? जी नहीं, बिमला ने बहुत शालीनता से कहा था और अपनी किताबें लेकर चली गई थी। दूसरे दिन वही नौजवान खास तौर से बिमला के सामने पढ़ने के लिए 1 बजे से बस स्टॉप पर खड़ा था। आखिर एक बस से बिमला उतरी। पहचान को और गहरा बनाने के लिए उस नौजवान ने बढ़कर उससे बात करनी चाहिए, पर बिमला चुपचाप सकुचाती सड़क पार कर गई। बहुत दिनों से यही हो रहा है, पर बिमला है कि उसमें जैसे कोई ज्वार ही नहीं उठता। अगर उठता भी है तो वह बहुत शालीनता और सफाई से उसे दबा जाती है। किसी ने भी उसे अनजान आदमियों के साथ आते हुए नहीं देखा, बात करते हुए नहीं देखा। बिमला का बाप बहुत पैसे वाला भी नहीं, वह किसी प्राइवेट फार्म में काम करता है और अपने घर का भार उठाए उम्र काटता जा रहा है। हाँ, बिमला को यह एहसास हर वक्त रहता है कि उसका बाप और वह बहुत समझदार व मेहनती हैं। अपने बाप के संघर्ष को वह जानती है। घर की खस्ता हालत भी उससे छिपी नहीं है, पर वह यह भी जानती है कि बाप के रहते उसे कोई दुख नहीं हो सकता। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह कहीं नौकरी करेगी, छोटे भाइयों को पढ़ाएगी और अगर कोई अच्छा सा नौजवान मिल गया तो बाद में उससे शादी कर लेगी। इस पहले मकान के आसपास रहने वाले सभी लोगों की यह पक्की राय है कि बिमला एक निहायत और सुसंस्कृत लड़की है। उसकी जवानों पर सिर्फ उसकी तारीफ है। बिमला के बाप दीवान चंद का कहना है कि वे सिर्फ बिमला की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन उसने बीए पास किया वे किसी बहुत अच्छे नौजवान से उसकी शादी कर देंगे। अगर बिमला कहीं खुद शादी करना चाहती है तो भी उन्हें कोई इनकार न होगा। शर्त एक ही है कि लड़का अच्छे घराने का और अच्छी नौकरी या कारोबार में लगा होना चाहिए। बिमला के घर की तरह शायद हजारों घर हैं और उसकी तरह ही लाखों लड़कियां भी हैं, उतनी ही सुंदर, सुशील और समझदार। हर लड़की पढ़ रही है और अपने घर के खस्ता हाल से परिचित है।
अपने बाप भाइयों के संघर्ष की जानकारी उसे है। हर लड़की अपने घर को और अच्छा बनाना चाहती है। हर लड़की यह भी चाहती है कि कोई उसकी तरफ उंगली ना उठा सके। सब लोग उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचें, उसकी खूबसूरती को सराहें और गुणों की प्रशंसा करें। वह अपने घर की इज्जत का जीता जागता नमूना बने और बाप भाइयों की नाक उसकी वजह से ऊंची रहे। शादी के बाद सब जानने वालों को यह संतोष हो कि उसका पति बहुत इज्जतदार, ओहदेदार और शानदार आदमी है और वह शादी के बाद भी अपने भाई बहनों की प्यारी बनी रहे, उनकी मदद कर सके और घर में गौरव प्राप्त करे। पहले मकान में रहने वाली बिमला भी यही चाहती थी और जो वह चाहती थी वह सबके सामने पूरा भी होता जा रहा था। उम्मीद भी यही है कि उसके सब सपने साकार हो जाएं, क्योंकि जो कुछ वह चाहती है वह पा लेना बहुत मुश्किल भी नहीं है। और उस पहले मकान यानी बिमला के घर की यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची हैं, इसलिए यह बात यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे सबको बिमला जैसी सुशील और समझदार लड़की मिले और किसी की नाक नीची ना हो, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। दूसरा मकान यानी कुंती का घर। बिमला के घर से यह मकान काफ़ी दूर पर है। यूँ देखने पर बिमला और कुंती का कोई संबंध भी नहीं है, पर न जाने क्यों उसमें बिमला की झलक सी दिखाई पड़ती है। बिमला कुंती को नहीं जानती और न कुंती उसे। यह भी जरूरी नहीं है कि जो लोग बिमला को जानते हैं वे कुंती को जानते ही हों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंती को कतई नहीं जानते। इत्तेफाक की बात यह है कि कुंती का मकान भी इसी सड़क पर है। मकान क्या, एक कमरा कह लीजिए। कई साल पहले पूरा मकान मनोहर लाल का था। हाथ तंग होता गया और मकान के कमरे किराए पर चढ़ते गए। उनके मकान के फाटक पर भी पहले उनके नाम की तख्ती रहती थी, पर फिर उस पर बाकी किराएदारों के नामों की तख्तियां लटक गई और मकान में हिस्सेदारी के अनुपात का सम्मान करते हुए फाटक पर औरों का हक हो गया। मनोहर लाल की तख्ती वहां से उठकर कमरे की दीवार पर चली गई। जिस वक्त वह तख्ती कमरे की दीवार पर पहुंची, उस वक्त मनोहर लाल की हालत बहुत खस्ता थी। नौकरी करने के बावजूद खर्च पूरा नहीं पड़ता था। कर्ज भी बहुत सिर पर चढ़ता जा रहा था। कुंती से बड़ा एक लड़का था तो जरूर, पर वह शादी के बाद अलग हो गया था। उसने सभी संबंध तोड़ लिए थे। घर से उसका कोई वास्ता नहीं रह गया था। अब घर के 5 बच्चों में सबसे बड़ी कुंती ही है। एक छोटी बहन और 3 भाई और हैं। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से मनोहर लाल की मौत हो गई। उस वक्त कुंती इंटर में पढ़ रही थी। मनोहर लाल के मरने के बाद घर की देखभाल और खर्चे का पूरा भार कुंती पर ही आ गया था। दीवार पर लगी हुई तख्ती उतारकर अपनी पुरानी चीज़ों वाले बक्से में आदर से रख दी गई थी, क्योंकि जब जब कुंती बाहर से आती थी वह तख्ती देखकर उसकी आंखें भर आती थी। मरने से पहले मनोहर लाल को यही संतोष था कि कुंती जैसी सुशील समझदार लड़की कम से कम इस ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल थी। वे यही सोचते थे कि कुंती के बीए पास करते ही उसकी शादी किसी बहुत अच्छे नौजवान से कर देंगे। ऐसे नौजवान से जिसका खानदान भी ऊंचा हो और जो खुद ऊंची जगह पर हो। अगर कुंती चाहेगी तो वे उसकी पसंद के लड़के के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कुंती की खुशी चाहिए थी। बहरहाल उन्होंने न जाने क्या क्या सोचा होगा और कुंती ने क्या क्या मन में तय किया होगा। जहाँ से हम उसे जानते हैं वहाँ से सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वह इस वक्त एक नर्सरी स्कूल में मास्टरनी है, जहाँ से उसे 100 रुपये तनख्वाह के रूप में मिलते हैं।
जिससे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी नहीं निकलता। नर्सरी स्कूल से लौटने पर वह किसी जगह ट्यूशन के लिए भी जाती है। वह संघर्षों के बीच से गुजर रही है और अपने घर की इज्जत को बचाए रखने का भरकस प्रयास कर रही है। जैसे जैसे वह सारा सामान मुहैया कराती है, चींटी की तरह हर वक्त चुपचाप काम और प्रयास में लगी रहती है। उसी के घर के पास एक सर्राफे की दुकान है और खराद का काम करने वाले सरदार का कारखाना। असल में वह खराद का कारखाना भी उसी सर्राफे का है। उसमें काम करने वाला सरदार उसका नौकर है। उस कारखाने में तमाम पुरानी चीज़ें भरी हुई हैं। अंट-शंट तरीके से बोरे भरे हुए हैं जिनमें पुराना सामान है। सराफे की यह दुकान गरीबों को बहुत सहारा देती है। पिछले 5 बरस से कुंती अपनी परिस्थितियों से लड़ती आ रही है, लेकिन कैसे यह शायद किसी को नहीं मालूम। बलवंत राय सर्राफ की दुकान में शीशे की अलमारियां हैं जिनमें चांदी कांसे का जेवर सजा हुआ है। एक सेफ दीवार में गड़ी हुई है जिसमें उसके कहने के मुताबिक सोने का सामान और कीमती पत्थर मोती वगैरह बंद हैं। बलवंत राय है तो सर्राफ पर उसके कितने कारोबार हैं, इसका ठीक ठीक पता किसी को नहीं है। पुराना सामान भी खरीदता है और नए का व्यापार भी करता है। वह नए से नए फैशन के कपड़े पहनता है, पर पेट ज़्यादा निकला होने के कारण हर कपड़ा उसके ऊपर बहुत बेडौल लगता है। वह लोगों की मुसीबत परेशानी में काम आता है। इस दूसरे मकान यानी कुंती के घर से बस स्टॉप जरा दूर पर है। वहाँ से वह पैदल घर तक आती है। कुंती की उम्र भी करीब 20-22 साल है और देखने में भी बहुत सुंदर और सुडौल है। बलवंत राय की दुकान और खराद के कारखाने के सामने से वह रोज गुजरती है। बलवंत राय उसे रोज देखता है, बल्कि वह इसलिए खाना खाने देर से जाता है कि जरा एक नज़र कुंती को देख ले। लेकिन थोड़ी सी जान पहचान के बावजूद कुंती ना तो उधर देखती है और ना ही उसका ख्याल ही करती है। बलवंत राय और कुंती की जान पहचान सिर्फ एक दुकानदार और ग्राहक की जान पहचान की तरह है। एक बार जब उसे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ी थी तो वह माँ की सोने की माला बेचने के लिए दबे पांव उसकी दुकान तक पहुंची थी। बलवंत राय ने एक कुशल दुकानदार के अतिरिक्त सज्जनता और नम्रता की तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत उसने नहीं समझी थी। माला खरीद लेने के बाद बलवंत राय उस एक दिन की जान पहचान को और गहरा बनाने के लिए हर तरह की कोशिशों में लगा हुआ था। कुंती के लौटने के समय वह उंगलियों में कीमती मोतियों की 4 अंगूठियां पहनकर दुकान के बाहर पटरी पर खड़ा होता था। कुंती हमेशा उसी पटरी से सिर झुकाए गुजर जाती थी। कुछ ही दिन बाद कुंती फिर शाम के धुंधलके में उसकी दुकान पर आई थी और माँ की पुरानी कीमती साड़ी की सीने के काम वाली किनारी और पल्लू के फटे हुए टुकड़े बेच गई थी। जान पहचान फिर भी वहीं रुकी हुई थी। बलवंत राय की दुकान और कारखाने में कुंती के घर की बहुत सी चीज़ें पहुंच चुकी थी। कुछ पुराने भारी भारी बर्तनों की खराद चढ़ाकर और नया बनाकर वह बेच भी चुका था। गिलट और पीतल के गुलदस्ते भी वह खरीद चुका था, पर जो वह चाहता था वह नहीं हुआ था। कुंती से उसने हर बार बातें की थी, पर उसकी बातों में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था कि बलवंत राय कोई मतलब निकाल सकता। कुंती से घर की तमाम पुरानी और इस्तेमाल की हुई चीज़ें खरीदने के बाद भी दूरी उतनी ही बनी हुई थी। वह हर बार कोई न कोई शिष्ट मजाक करता और चाहता कि कुंती कम से कम एक बार मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब तो दें, पर कुंती विमला की ही तरह कभी मुस्कुराई नहीं। उसने हमेशा सीधी सीधी बातें की, चीज़ दी और कम ज़्यादा जो भी पैसा मिला लेकर चली गई। बलवंत राय ने हमेशा यही जाहिर किया कि वह न सिर्फ कीमती से ज़्यादा पैसा ही देता है, बल्कि उन चीज़ों को भी खरीद लेता है जो उसके काम की नहीं है, जैसे चश्मे का
पीतल का पुराना फ्रेम, पूजा के छोटे छोटे बर्तन और पुरानी टूटी हुई पतीलियाँ। कुंती भी मन ही मन उसकी बहुत कृतज्ञ थी, लेकिन मुस्कुराकर बात करने का सवाल कभी नहीं उठा था, क्योंकि जिंदगी के भारू होते जाने के बावजूद तब तक वह गाड़ी खींच रही थी। कुछ ऐसी आशाएं बाकी थी जिन्हें वह संजो कर रखना चाहती थी, और कुछ ऐसे सपने भी शेष थे जिनके साकार होने की उम्मीद उसे थी। अभी खुशियों के कुछ एहसास बाकी थे जो उसे मुस्कुराने नहीं देते थे। वह अपनी मुस्कुराहटों को बचाकर रखना चाहती थी उस दिन के लिए जबकि वे खुशियाँ वापस आएंगी। उसके छोटे छोटे भाई बड़े होंगे और घर का नक्शा बदलेगा। आखिर वह दिन आ ही गया जबकि उसकी मुस्कुराहट ओठों पर आ गई। वह दिन बेहद खुशनुमा था। बरसात का मौसम था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। भीगी भीगी हवा चल रही थी। दूर से आती हवाओं के साथ मेहंदी के फूलों की महक आ रही थी। रह रह कर बूंदी बांदी हो रही जाती थी। पेड़ धुलकर नए हो गए थे। सड़कें साफ हो गई थी। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। सूरज डूब चुका था, पर दिन अभी कुछ कुछ बाकी था। कुंती के घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। माँ को 2 दिन पहले बेहोशी का दौरा पड़ा था। घर में इलाज कराने के लिए पाई नहीं थी, इसलिए वह न जाने अस्पताल में पड़ी हुई थी। उसे देखने जाने और तीमारदारी में सब पैसे खत्म हो चुके थे। तीनों भाई और अकेली बहन समझदार और नेक बच्चों की तरह चुपचाप अधपेट खाए बैठे हुए थे। किसी के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कुंती एक तरफ बैठी हुई बारी बारी से सब चीज़ों को निगाह डाल रही थी, लेकिन अब घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो बेचा जा सके या बिक सके। तस्वीरों के लकड़ी के फ्रेम बिक नहीं सकते, तवा और आखिरी पतीली बेची नहीं जा सकती, और 2-2, 4-4 आने में 2-3 चीज़ें बिक भी जाएं तो कुछ भी हासिल नहीं होता था। मौसम बहुत सुहावना था। हर तरफ जैसे खुशियाँ फूट पड़ी रही थी। पेड़ों पर अजीब सी ताजगी छाई हुई थी, और ऐसे ही खुशनुमा वक्त में कुंती की आंखें रह रह कर भर आती थी। दिल में अजीब सी हुक उठती भाई बहनों के मासूम चेहरों की तरफ। जब वह देखती थी तो मन बैठने लगता था और आंसू नहीं थमते थे। आखिर वह कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर पसोपेश में रही, फिर भीतर जाकर उसने कपड़े बदले, अपने बाल ठीक किए और छोटी बहन को समझाकर कि वह अभी आ रही है, वह बाहर निकल आई। उसकी चाल में कोई संकोच नहीं था। मन अजीब सी मजबूरी की अनुभूति और हिचक से भरा हुआ था, और वह हमेशा की तरह फिर बलवंत राय की दुकान पर खड़ी थी। शाम गहरी हो गई थी। आज वह दिन आ गया था जब उसका मन बहुत भारी था और दुखों के बोझ से हल्की सी मुस्कुराहट ओठों पर उतर आई थी। बलवंत राय ने वह मुस्कुराहट देखी तो सहसा विश्वास नहीं कर पाया। हकलाते हुए बोला, आइए आइए, वहाँ क्यों रुक गई? कुंती भीतर चली गई। एक आध ग्राहक और बैठे हुए थे। कुंती हमेशा की तरह बेंच पर बैठ गई। बलवंत राय ने ग्राहकों को जल्दी से निपटा कर विदा किया और कुंती को देखा तो उसे सिर्फ वह मुस्कुराहट ही नजर आई। इतने दिनों का परिचय सहज सम्मान का रूप ले चुका था। बलवंत राय ने धीरे से कहा, कहिए क्या सेवा करूं? बहुत सकुचाते और हिचकते हुए कुंती ने मुस्कुराने की फिर कोशिश की। उसके ओठों पर मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई और वह नीची निगाह करके बोली, आज असल में हमें 20 रुपए की सख्त ज़रूरत थी। चीज़ तो कोई ला नहीं पाई। वह बात यह थी कि बलवंत राय ने और कुछ जानना जरूरी भी नहीं समझा। कुंती के घर की हालात का पता उसे था और उसके मन में मदद करने की बात भी थी। उसने फौरन 20 रुपए आगे बढ़ा दिए तो बहुत संकोच से लेते हुए कुंती ने कहा, पहली तारीख को दे जाऊंगी। कोई बात नहीं, आ जाएंगे।
बलवंत ने कहा तो वह जैसे उबर आई थी। मन का बोझ भी कुछ हल्का सा लग रहा था। वह हमेशा की तरह ही चुपचाप बाहर निकल आई, पर आज उसने आगे बढ़ने से पहले बलवंत राय के चेहरे पर कुछ भाव पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वह हमेशा की तरह ही शालीनता से मुस्कुरा रहा था। कुंती भी धीरे से मुस्कुराई और हमेशा की तरह ही चुपचाप पटरी पर चल दी। कुंती के घर की तरह शायद हजारों घर हैं और उसकी तरह की लाखों लड़कियां हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनना चाहती हैं और अपने घर की खुशियां वापस लाना चाहती हैं। पर लड़की किसी बहुत खूबसूरत दिन के लिए अपनी सब मुस्कुराहटें संजो कर रखना चाहती है। दूसरे मकान में रहने वाली कुंती भी यही चाहती थी और जो वह चाहती थी उसके मिलने का विश्वास उसे शायद अभी तक है, आज शाम तक था। और उस मकान यानी कुंती के घर की यह कहानी यही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक पहनाएं यहीं तक पहुंची हैं, इसलिए यह बात भी यहीं पर ख़त्म होती है। परमात्मा करे ऐसा खुशनुमा दिन कभी ना आए और किसी को मुस्कुराना ना पड़े, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। दोस्तों, आगे और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।